अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थंबनेल देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। वाकई ये वीडियो बहुत ही ख़ास है आपके लिए, इसलिए कि उर्दू ग्रामर से जितने भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और जिन जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो तमाम टॉपिक को आज हम लोग इसी एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्त वीडियो है। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो उर्दू ग्रामर से जितने भी सवाल एग्ज़ाम में आपके आएंगे, वो तमाम सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल हल्का लगेगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन देखना ज़रूरी है, इसलिए कि हम लोगों को मंजिल पाना है। किसी शायर ने कहा है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चाँद सितारे नहीं मिलते। वाकई अगर आपको मंजिल पाना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, वक्त देना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस टॉपिक से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है मुकम्मल उर्दू कवायद। मुकम्मल यानी पूरा उर्दू कवायद जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में मौजूद है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कवायद किसको कहते हैं। तो एक लफ्ज़ है कायदा। कायदा की जमा कवायद है। कायदा एक को कहते हैं, वाहिद लफ्ज़ है, और उसी की जमा लफ्ज़ है कवायद। जैसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं ग्रामर, हिंदी में कहते हैं व्याकरण, उसी को उर्दू में कवायद कहा जाता है। और इसे यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी ज़बान को सही सही बोलने, सही सही लिखने के तरीक़ा को ही कायदा कहते हैं, और कायदा की जमा कवायद है। तो ये 10th और 12th वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। तो मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उर्दू कवायद के 5 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं उर्दू कवायद के? 5 हिस्से होते हैं। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज़। ये 5 हिस्से होते हैं उर्दू कवायद के। लेकिन आपको इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी नहीं है कि कौन कौन से चीज़ होते हैं, इसलिए कि एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है, या उर्दू कवायद के कितने हिस्से होते हैं। ऑप्शन में रहेगा 4, 5, 6, 7। तो जो 5 हो आप 5 पे टिक लगा दीजिएगा, इसलिए कि उर्दू कवायद के 5 ही हिस्से होते हैं। अगला टॉपिक है हर्फ। अगला टॉपिक हर्फ है। और हर्फ किसे कहते हैं? ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। ज़बान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड हैं उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। इसी तरह उर्दू में एक एक को हर्फ कहते हैं। जैसे अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितने हुरूफ हैं उसमें एक एक हर्फ को हर्फ कहते हैं। जैसे अलिफ एक हर्फ, बे एक हर्फ, ते एक हर्फ। इसी तरह सब एक एक हर्फ है, लेकिन तमाम हर्फों को अगर जमा कर दिया जाता है तो उसे हुरूफ कहते हैं, और उर्दू में उसे हुरूफ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी। और उर्दू में जो हुरूफ तहज्जी हैं उसकी तादाद कितनी है? कई किताब में 51 है, लेकिन सही तादाद 52 है।
उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? तो 52 है। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। ऑप्शन में इस तरह से रहेगा 52, 53, 54। तो 52 ध्यान में रखना है कि उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद 52 है। और आगे लफ्ज़, लफ्ज़ किसे कहते हैं? हरफों के मजमुआ को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? हरफों के मजमुआ को। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इंसान की मुंह से जो आवाज़ निकलती है, इंसान की मुंह से जो बोली निकलती है, उसी आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। चाहे वो जैसी भी आवाज़ हो, जिस भी चीज़ का नाम हो, उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे मिसाल में है रात, ये एक लफ्ज़ है। बात, ये एक लफ्ज़ है। साथ, पानी, वानी, यानी अपनी ज़बान से जो कुछ भी आप बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। और आगे है, ये लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, इसे आपको समझना ज़रूरी होगा कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। तो लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2। इसे ध्यान रखेंगे। एक है मौजू, और इसी का नाम दूसरा कलमा भी है, और दूसरा है मुहमल। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2। एक मौजू, दूसरा मुहमल। अब समझना है कि मौजू किसे कहते हैं और मुहमल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, मौजू, उसी का दूसरा नाम है कलमा। ऐसा लफ्ज़ जिसका माना हो। मौजू किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिसका माना हो उसे मौजू कहते हैं। जैसे पानी, चाय, खाना। इससे आप समझ रहे हैं कि पानी हमने जब कहा तो ये कोई चीज़ है। पानी से कुछ समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है। चाय बोलेंगे तो समझ में आ रहा है कि चाय कोई चीज़ है। खाना बोल रहे हैं तो खाना भी समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है। अगर आप यहाँ तक नहीं समझ पाए हैं इस टॉपिक को, तो इसकी दूसरी किस्म जो लफ्ज़ की है, इसे आप समझ लेंगे, इसे आप देख लेंगे तो पहली वाली किस्म भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आपने समझा, मौजू ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई माना हो, और उसी के अपोजिट में है मुहमल। ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना न हो उसको मुहमल कहते हैं। जैसे वानी। वानी से क्या समझ रहे हैं आप? वानी से कोई चीज़ समझी नहीं जा रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं पानी, वानी, तो पानी तो समझ में आ रहा है कि ये कोई चीज़ है, लेकिन वानी क्या है? तो इसी वानी को उर्दू में मुहमल कहा जाता है। जैसे बोलते हैं चाय, वाय, तो चाय आपका ये मौजू हो गया और वाय आपका मुहमल हो गया, इसलिए कि चाय से कोई चीज़ समझी जा रही है लेकिन वाय से कोई चीज़ समझी नहीं जा रही है। इसी तरह खाना और नीचे है वाना, तो खाना से तो कोई चीज़ समझी जा रही है कि खाना है, उसका मानी समझ में आ रहा है, लेकिन वाना क्या है? वाना से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो इसका खुलासा ये है कि मौजू उसे कहते हैं जिसका कोई माना हो, और मुहमल उसे कहते हैं जिसका कोई माना न हो। यानी चाय आपका मौजू है और उसी के साथ में जो वाय बोला जाता है, ये वाय आपका मुहमल हो जाता है। अब आगे चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है कलमा। अभी आपने सुना कि मौजू का ही दूसरा नाम कलमा है। मौजू का ही दूसरा नाम कलिमा है। तो इस कलमा की फिर किस्में कितनी हैं? ये देखें, कलमा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं कलमा की? 3 किस्में। अच्छे तरीके से आप सुने और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें, ताकि आपको पढ़ना भी आ जाएगा और साथ ही साथ याद भी होता चला जाएगा। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3। देखें कौन कौन सी किस्म है। एक है इस्म, फेल और हर्फ। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कलमा की कितनी किस्में हैं। तो कलमा की 3 किस्म हैं, इस्म, फेल और हर्फ। अब इसे हम लोग समझते हैं।
अगले टॉपिक को समझते हैं। इस्म। इस्म किसे कहते हैं? अच्छे तरीके से ध्यान से सुने। किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, या कोई भी चीज़ हो, या कोई भी इंसान हो, उसी के नाम को इस्म कहते हैं। इसे आप अपनी ज़बान में यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम के नाम को इस्म कहते हैं। यानी इस्म का माना नाम होता है, नाम, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब दूसरा है फेल। फेल किसे कहते हैं? तो फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़माना के साथ समझा जाए। फेल किसे कहते हैं? फेल यानी क्रिया, काम को कहते हैं। तो फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना किसी ज़माना के साथ समझा जाए, उसे फेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं जाता है, जा रहा है, या जाएगा। गया है मतलब पहले कभी गया है, या जा रहा है अभी जा रहा है, या जाएगा। किसी ज़माना के साथ कोई काम होता है उसको फेल कहते हैं। तो फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़माना के साथ समझा जाए। अगला टॉपिक है हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना खुद ना बताए। हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना खुद न बताए, उसे हर्फ कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल में यूं समझिए कि मैं बोलूं मैं इसी तरह बोलता रहूं तो इसका कोई माना समझ में नहीं आ रहा है। मैं से क्या मतलब है? कुछ नहीं। इसी में अगर हम ये लिख देते हैं स्कूल, क्या लिखते हैं? स्कूल, तो अब समझ में आ रहा है कि स्कूल में। इसी तरह लिख देंगे बाजार में। हर्फ जो होता है वो कलमा है जो अपना माना खुद नहीं बताता है, बल्कि माना बताने के लिए वो इस्म का मोहताज होता है। में से पहले स्कूल एक इस्म है, हमने इसे लगा दिया तो में का माना समझ में आने लगा। इसी तरह अगर बोला जाए पर, तो पर का माना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इससे पहले हम इस्म को लगा देंगे तो पर का माना समझ में आने लगता है। जैसे हम यहाँ लिख दिए छत, तो अब समझ में आ रहा है कि छत पर। तो इसका खुलासा ये है कि हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना खुद न बताए, बल्कि माना बताने के लिए वो इस्म का मोहताज होता है। आगे चलिए, अगला टॉपिक है, अभी आपने समझा कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो उसी में से इस्म जो है, अब इस्म की किस्मों को समझना है कि इस्म की कितनी किस्में होती हैं। तो यहाँ लिखा है इस्म की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। इस्म की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं? 3। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस्म की माना के एतबार से 2 किस्में हैं, बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं। ये आप याद रखेंगे, ये भी बहुत VVI है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस तरह से सवाल बनता है कि इस्म की बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं। ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, 5। तो आप जहाँ 3 हो वहाँ टिक लगा देना, इसलिए कि इस्म की बनावट के एतबार से 3 ही किस्म होते हैं। अब इस्म की बनावट के एतबार से 3 किस्म कौन कौन सी किस्म है, यहाँ देखें। यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 में जामिद, दूसरे में मस्दर, मुश्तक। ये 3 बनावट के एतबार से इस्म की किस्में हैं। अब समझना है कि जामिद किसे कहते हैं। जामिद वो कलिमा है जो खुद किसी से न निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले। वो किसी से न निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, उसे जामिद कहते हैं। जैसे मिसाल में है पटना। पटना
किसी से निकला नहीं है, न इससे कोई चीज़ निकल रहा है, इसी को जामिद कहा जाता है। साजिद दरख्त, ये न किसी से निकला है न इससे कोई चीज़ निकलेगा, इसी को जामिद कहते हैं। अगला है मस्दर। मस्दर वो इस्म है जो न किसी से निकला हो मगर उससे बहुत सारे अफ़आल, बहुत सारे अस्मा निकलते हों, उसे मस्दर कहते हैं। जैसे मिसाल में है खाना, ये खाना एक मस्दर है। अब खाना से बहुत सारे अफ़आल निकलते हैं, खाना से खाने वाला, खाना से खा रहा है, खाना से खाओ, ये बहुत सारी चीज़ें निकल रही है, तो इसे मस्दर वो इस्म है जो खुद न किसी से निकला हो मगर उससे बहुत सारे अस्मा, बहुत सारे नाम निकलते हों। जैसे लिखना, लिखना से लिखने वाला, लिख रहा है, लिखेगा, ये सारी चीज़ें मस्दर मानी जाती हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ना हो, नून अलिफ ज़बर ना, वो ज़्यादातर मस्दर ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। और अगला है मुश्तक। मुश्तक किसे कहते हैं? तो मुश्तक वो इस्म है जो किसी से निकला हो मगर उससे कोई कलमा न निकलता हो। मुश्तक वो इस्म है जो किसी इस्म से निकला हो मगर उससे कोई न निकलता हो। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ खाना ये एक मस्दर है, तो मस्दर से निकला हुआ है खाने वाला। पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, लेकिन इससे आगे फिर कोई चीज़ नहीं निकल रहा है। तो मुश्तक वो इस्म है जो निकला हुआ है, किसी से निकला हुआ है। तो तीनों में फ़र्क ये है कि पहला जो है जामिद, तो जामिद उसे कहते हैं जो न किसी से निकला हो न उससे कोई कलमा निकले, उसे जामिद कहते हैं। दूसरा मस्दर है जो न तो खुद किसी से निकला हो मगर उससे बहुत सारे अफ़आल और अस्मा निकलते हों। और मुश्तक उसे कहते हैं जो किसी से निकला तो है मगर उससे कोई न निकलेगा। तीनों में ये फ़र्क है। आगे चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अभी आपने पढ़ा इस्म की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। 3 चीज़ आपने ये पढ़ा। अब उसी इस्म की फिर किस्में देखें। इसमें जामिद की किस्में, इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? 2। इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्म है? इसमें नकरा और इसमें मारफा, ये 2 किस्म हैं। इसमें जामिद की, इसमें मारफा और इसमें नकरा। अब ये बहुत आसान है इसका समझना। इसमें नकरा वो इस्म है जिससे कोई आम चीज़ समझी जाए। इसमें नकरा वो इस्म है जिससे कोई आम चीज़ समझी जाए। जैसे नदी, दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है, नाम नहीं है इसलिए ये इसमें नकरा है। पहाड़, दुनिया का कोई भी पहाड़ हो सकता है। शहर, दुनिया का कोई भी शहर हो सकता है। तो इसमें नकरा वो इस्म है जिससे कोई आम चीज़ समझी जाए। और उसी के आगे है इसमें मारफा। तो इसमें मारफा वो इस्म है जिससे किसी ख़ास चीज़ को समझा जाए। इसमें मारफा जिससे कोई ख़ास चीज़ समझी जाए, उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा नदी, तो ये इसमें नकरा है। दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन इसी में आप बोलेंगे गंगा, नदी का नाम आप बोलेंगे गंगा, तो गंगा आपका इसमें मारफा हो जाएगा। और सिर्फ अगर नदी बोलते हैं तो आपका ये इसमें नकरा हो जाएगा। इसी तरह पहाड़, ये इसमें नकरा है, लेकिन किसी पहाड़ का अगर नाम लेते हैं जैसे हिमालय, तो ये आपका इसमें मारफा हो जाएगा। इसी तरह शहर में दुनिया का कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन उसी में हम किसी शहर का अगर नाम ले लेते हैं जैसे पटना, दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ, किसी भी शहर का नाम ले लेते हैं तो ये आपका इसमें मारफा हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम समझ सकें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसमें नकरा और इसमें मार्फा को समझा। यानी इसमें नकरा उसे कहते हैं जिससे कोई भी आम चीज़ समझी जाए, और इसमें मार्फा उसे कहते हैं जो जिससे कोई ख़ास चीज़ समझी जाए। अब आगे अगले टॉपिक को देखते हैं। इसमें नकरा जो अभी आपने पढ़ा, इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 5। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन में रहेगा 5, 6, 7, 8। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें नकरा की 5 किस्म है, इसे याद रखना है। चलिए कौन कौन सी किस्म है इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इसमें मुकब्बर। क्या है? इसमें मुकब्बर। अब समझना है कि इसमें मुकब्बर किसको कहते हैं। तो इसमें मुकब्बर वो इस्म है जिससे किसी चीज़ की बड़ाई जाहिर हो, जिससे किसी चीज़ का बड़ा होना जाहिर हो, उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे कटोरा। कटोरा से आप ये समझ रहे हैं कि बड़ा कटोरा होगा। देग, ये बड़ा है जिसमें खाना बनता है दावत वगैरह के लिए, तो देग बड़ा होता है तो उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। बाग, बहुत बड़े बाग को बाग कहते हैं, यह भी आपका इसमें मुकब्बर है। घंटा, यह आपका इसमें मुकब्बर है। इसी तरह जिससे किसी चीज़ की बड़ाई जाहिर हो, बड़ा होना जाहिर हो, वो इसमें मुकब्बर है। और दूसरा इस्म जो है इसमें मुसग्गर, ये वो इस्म है जिससे किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो, जिससे किसी चीज़ का छोटापन जाहिर हो, तो वो इसमें मुसग्गर कहलाता है। जैसे यहाँ है मिसाल में कटोरी, देगची, बागीचा, घंटी। जैसे अभी ऊपर आपने देखा कटोरा, ये आपका इसमें मुकब्बर है, उसी की जगह इसमें मुसग्गर कटोरा से कटोरी, ये जिससे छोटी कटोरी होती है वो इसमें मुसग्गर कहलाती है। जैसे देग, बड़े देग को देग कहते हैं और छोटे को देगची कहते हैं, तो देग आपका इसमें मुकब्बर हो जाएगा, देगची आपका इसमें मुसग्गर हो जाएगा। बाग, जो बाग होता है बड़ा उसको बाग कहते हैं और छोटे बाग को बागीचा कहते हैं, तो बाग आपका इसमें मुकब्बर हो जाएगा, बागीचा आपका इसमें मुसग्गर हो जाएगा। इसी तरह है घंटा, तो ये आपका इसमें मुकब्बर है और उसी की जगह हम घंटी बोले तो ये आपका इसमें मुसग्गर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और आगे देखें 3 नंबर में इसमें आला। इसमें नकरा की जो 5 किस्में हैं, 2 किस्म को आपने समझा। इसमें मुकब्बर जिससे किसी चीज़ की बड़ाई जाहिर हो, और इसमें मुकब्बर जिससे किसी चीज़ का छोटापन जाहिर हो। अब यहाँ है इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं? इसमें आला वो इसम है, कोई औजार या हथियार समझी जाए उसे इसमें आला कहते हैं। यानी जो भी हथियार या औजार होते हैं उनको इसमें आला कहा जाता है। जैसे देख लीजिए मिसाल में यहाँ है चाकू, ये आपका इसमें आला है। तलवार, ये इसमें आला है। लाठी इसमें आला है। पेचकस इसमें आला है। मतलब जितने भी औजार या हथियार के नाम होते हैं वो तमाम के तमाम आपके इसमें आला ही होते हैं। अगला है इसमें सौत। अब इसमें सौत किसे कहते हैं? तो सौत का माना होता है आवाज़। किसी भी चीज़ की आवाज़ को इसमें सौत कहा जाता है। जैसे मिसाल में है टप टप, जब पानी गिरता है ऊपर से तो टप टप की जो आवाज़ आती है उसी आवाज़ को इसमें सौत कहते हैं। मियाऊ मियाऊ, बिल्ली के बोलने की आवाज़ है। जब बिल्ली बोलती है मियाऊ मियाऊ तो उसी आवाज़ को इसमें सौत कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे टप टप, मियाऊ मियाऊ, भों भों,
या झन झन, छन छन, इस तरह की जितनी भी आवाज़ होती है ये तमाम आवाज़ आपका इसमें सौत हो जाएगा। आगे है इसमें ज़र्फ़। अब इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ वो इस्म है जिससे कोई जगह या वक्त का पता चले, कोई जगह या वक्त का पता चले उसे इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है। जैसे मस्जिद, ये कोई जगह का नाम है तो ये आपका इसमें ज़र्फ़ है। मदरसा इसमें ज़र्फ़ है, स्कूल इसमें ज़र्फ़ है, और वक्त में दोपहर आपका ये भी इसमें ज़र्फ़ है। शाम, रात, दिन, ये सब आपका इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। मतलब इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जिससे किसी जगह का पता चले या वक्त का पता चले, इसी को इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझा कि इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। यहाँ आप देखें इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ़। आगे देखते हैं यहाँ इसमें मारफा। अभी आपने इसमें नकरा की किस्में को समझा कि इसमें नकरा की 5 किस्में हैं और इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसे ध्यान रखेंगे, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, एक में है इसमें अलम। इसमें आलम किसे कहते हैं? इससे पहले आपने इस्म को समझा था कि दुनिया में किसी भी चीज़, किसी भी शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। बस आसानी के लिए आप ये समझ लें, उसी को इसमें आलम भी कहा जाता है। जो मिसाल में मैंने लिख दिया है, साजिद, गालिब, पटना, किसी भी नाम को जो ख़ास नाम होता है उसको इसमें अलम कहा जाता है। अगला है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? इसमें ज़मीर वो इस्म है जो किसी के नाम के बदले में इस्तेमाल हो, किसी के नाम के बदले में इस्तेमाल हो। जैसे किसी भी शख्स के बारे में आप अगर ये कहें कि साजिद कल पटना जाएगा, फिर साजिद डॉक्टर को दिखाएगा, फिर साजिद खाना खाएगा, फिर साजिद वहाँ से परसों आएगा, तो बार बार जो आप साजिद साजिद कह रहे हैं तो इस तरह जुमला बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। बस उर्दू दाने इसी को, जुमला को दुरुस्त करने के लिए नाम की जगह पे जो इस्तेमाल होता है, नाम की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसी लफ्ज़ को इसमें ज़मीर कहा जाता है। जैसे मिसाल में है वह, तुम, आप, मैं। जैसे आप अब इस तरह से बोलेंगे कि साजिद कल पटना जाएगा, फिर वहाँ से वो डॉक्टर को दिखाएगा, फिर वो परसों आएगा, तो बार बार जो हम वो कह रहे हैं, वह कह रहे हैं, यही इसमें ज़मीर कहलाता है। यानी इसमें ज़मीर उस इस्म को कहते हैं जो नाम के बदले में इस्तेमाल होता है। अगला है इसमें इशारा। क्या है? इसमें इशारा। इसमें इशारा किसे कहते हैं? इशारा से तो आप समझ गए होंगे कि इशारा करना, तो सही है। इसमें इशारा का मतलब ही ये होता है वो इस्म जिसके ज़रिए से इशारा किया जाए। इशारा 2 तरह का होता है, एक तो दूर दूर के लिए इशारा किया जाता है और एक नज़दीक के लिए इशारा किया जाता है। इसकी 2 मिसालें ही काफ़ी है, एक है वह और ये। मतलब ये है किसी भी चीज़ के लिए आप इशारा करेंगे तो वो सामान लेकर के आओ, या ये सामान जो है उठा लो, तो ये 2 चीज़ें इसकी मिसाल के लिए काफ़ी हैं। इसमें इशारा वो इस्म है जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। दूर के लिए इशारा करेंगे तो वह इस्तेमाल किया जाएगा और नज़दीक के लिए इशारा करेंगे तो यह इस्तेमाल किया जाएगा। इसके आगे है चौथा में मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मुनादा। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान देना भी नहीं है, इसलिए कि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ पूछा जाता है, मेरी कोशिश ये है कि उसी चीज़ को आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लें।
इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस्म की बनावट के एतबार से 3 किस्में हैं, और आप यहाँ देखें इस्म मानी के एतबार से 2 किस्में हैं इस्म की, जिसमें है एक इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसे आप ज़्यादा समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझ लें कि मैंने जो आपको बताया था इस्म किसे कहते हैं, बस आप इतना ही याद रखेंगे। जिसको इस्म कहते हैं ख़ास चीज़ को, बस वही आपका ये इसमें ज़ात हो जाएगा। यानी अपना ज़ाती नाम को इस्म कहते हैं, इसमें ज़ात कहते हैं। और इसमें सिफत किसे कहते हैं, तो सिफत का मतलब होता है कि किसी की खूबी या खराबी को बताए, किसी की भी खूबी या खराबी को बताए, उसे ही सिफत कहते हैं। हिंदी में आप कहेंगे किसी की विशेषता बताएं। तो इसमें सिफत की मिसाल आप यूं समझिए, जैसे हम बोलें टोपी काली है। क्या बोलें? टोपी काली है। तो टोपी काली है, तो ये काली जो है यही आपका इसमें सिफत हो जाएगा। वो कोई भी चीज़, मान लें भैंस काली है, लड़का गोरा है, लड़की गोरी है, तो जिसकी सिफत बता रहे हैं लाल, पीला, काला, उजला, यही इसे ही इसमें सिफत कहा जाता है कि ये चीज़ कैसी है, उसे ये बता रहा है, उसकी सिफत को बता रहा है कि ये चीज़ कैसी है, इसलिए ये उसे इसमें सिफत कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लें, एक दूसरी चीज़ है मौसूफ। तो मौसूफ किसे कहते हैं? मतलब अभी हमने यहाँ पे लिखा टोपी काली है, तो काली तो आपका ये इसमें सिफत हो गया, और टोपी क्या है? जिसकी विशेषता को बताई जाए, जिसकी खूबी या खराबी को बताई जाती है, जिसकी खूबी या खराबी को बताई जाती है, उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे यहाँ आपने समझा टोपी काली है, तो टोपी आपका ये मौसूफ हो जाएगा और काली आपका इसमें सिफत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, इसमें आलम जो अभी आपने समझा, इसमें आलम की कितनी किस्में हैं? 6। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसमें आलम की 6 किस्में हैं। अब हम लोग इसमें आलम को देखेंगे कि इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। यहाँ है इसमी। अभी आपने जो पहले पढ़ा, इस्म किसे कहते हैं, तो किसी भी शख्स, किसी भी चीज़, किसी भी जगह के नाम को इस्म कहते हैं। उसी तरह इसे भी आप समझ लें, इसका भी मतलब वही होता है, ऐसी चीज़ जिसका किसी ने नाम रखा हो वही इस्मी कहलाता है। जैसे लोटा, अब लोटा जो है इसका किसी ने नाम तो रखा होगा, इसीलिए हम इसे लोटा कह रहे हैं, और लोटा से समझ में आ रहा है कि यह क्या चीज़ है। तो इस्मी, जैसे आप इस्म जिसको कहते हैं, मान लीजिए कि आप इस्मी भी उसको कह सकते हैं। अगला टॉपिक है खिताब। इसमें आलम की किस्में हैं खिताब। अब खिताब किसे कहते हैं? तो खिताब उसको कहते हैं जो सरकार की तरफ से कोई नाम दिया जाए। सरकार की तरफ से किसी को कोई नाम दिया जाए, उसके कारनामे को देखकर या उसकी खूबी को देखकर सरकार की तरफ से जो नाम दिया जाता है, उसी नाम को हम खिताब कहते हैं। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आप जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, उनका नाम था सैयद अहमद ख़ान, लेकिन उनकी कारगिर्दगी को देखकर सरकार ने उन्हें एक नाम दे दिया सर का, तो ये सर उनका खिताब हो गया। इसलिए कि सरकार की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसी नाम को खिताब कहते हैं। दूसरा है पद्मश्री, ये भी एक खिताब है। खान बहादुर, ये भी आपका खिताब है, इसलिए कि सरकार की तरफ से मिला हुआ ये नाम है। अगला है लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब,
खिताब आपने समझा कि सरकार की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। और लक़ब किसे कहते हैं? तो आवाम की तरफ से किसी खूबी या ख़राबी की बिना पर जो नाम दिया जाता है उस नाम को लक़ब कहते हैं। आप आसानी से ये समझे, खिताब सरकार की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं, और लक़ब जो आवाम की तरफ से नाम दिया जाता है किसी की खूबी या ख़राबी को देखकर उसी नाम को लक़ब कहते हैं। जैसे मिसाल पे बुलबुल हिंद, शेर बिहार, मलिकाए तरन्नुम, ये तमाम आपका लक़ब हो जाएगा। आगे है कुन्नियत। अब कुन्नियत किसको कहते हैं? इसमें आलम की जो किस्में हैं 6, इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। खिताब सरकार की तरफ से दिया जाने वाला नाम, लक़ब आवाम की तरफ से दिया जाने वाला नाम, और कुन्नियत किसे कहते हैं? कुन्नियत ख़ानदान या रिश्ते की बुनियाद पर जो नाम दिया जाता है उसे कुन्नियत कहते हैं। ख़ानदान या रिश्ते की बुनियाद पर जो नाम दिया जाता है उसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे उम्मे कुलसूम, बिनते मरियम, अबू बकर, अबुल कासिम, इब्ने मरियम, कुछ भी कह सकते हैं। ख़ानदान या रिश्ते की बुनियाद पर जो नाम दिया जाता है उसको कुन्नियत कहते हैं। अगला है तखल्लुस। ये आपके लिए बहुत आसान है। तखल्लुस किसको कहते हैं? आपने गज़ल पढ़ा होगा, शेर पढ़ा होगा, तो तखल्लुस उसको कहते हैं कि शायर गज़ल के आखिरी शेर में एक छोटा सा अपना नाम देते हैं, उसी नाम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे शबनम कमाली का 10th क्लास में जो शबनम कमाली का चैप्टर है हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल, उसी को आप देख लें तो सबसे लास्ट वाले शेर में एक शेर है, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, दे दे उरूज ज़िंदगी या बंदगी, जो भी हो। तो वहाँ पे जो शबनम है वो तखल्लुस है, गालिब तखल्लुस है, यगाना चंगेज़ी जो है 12th क्लास में जो किताब है यगाना, तो यगाना तखल्लुस है, सौदा तखल्लुस है। तो आपने समझा कि तखल्लुस उसको कहते हैं कि जिसको शायर किसी गज़ल में या नात के आखिरी शेर में जो अपना छोटा सा नाम लिखते हैं उसी को तखल्लुस कहा जाता है। आगे है उर्फ़ किसे कहते हैं? 5 किस्मों को आपने पढ़ा, यह 6ठा किस्म है। उर्फ़ किसे कहते हैं? तो उर्फ़ उसे कहते हैं कि असली नाम के बदले प्यार से छोटा सा नाम से किसी को पुकारा जाए, उसी नाम को उर्फ़ कहते हैं। असली नाम के बदले छोटा सा नाम जो पुकारने के लिए लोग रखते हैं उसी नाम को उर्फ़ कहते हैं। जैसे मिसाल में समझें, जुम्मन, जुमराती, बबलू, पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, मंटू, मिंटू, ये जितने भी नाम हैं आपके, ये उर्फ़ हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आप किस तरह से समझ रहे हैं कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके। ये लिखा हुआ है कि ज़माना की 3 किस्में हैं। यह सवाल इस तरह से भी पूछा जाएगा, ज़माना कितने तरह का होता है? तो इसका जवाब है कि ज़माना 3 तरह का होता है, या ज़माना की 3 किस्में हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जैसे ज़माना 3 तरह का होता है, एक ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबिल। यानी माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माना को, जो ज़माना पहले गुज़र चुका है उसे माजी कहते हैं, और जो ज़माना अभी चल रहा है, जो वक्त अभी चल रहा है, इसको ज़माना हाल कहेंगे, और आने वाले वक्त को, आने वाले ज़माना को ज़माना मुस्तकबिल कहेंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहाँ है फ़ेल की कितनी किस्में हैं। अभी आपने समझा कि ज़माना की 3 किस्में हैं, इसी तरह फ़ेल की भी 3 किस्में होती हैं। एक में है फ़ेल माजी, दूसरा है फ़ेल हाल, तीसरा है फ़ेल मुस्तकबिल। अब फ़ेल माजी किसको कहते हैं? फ़ेल के बारे में आपने पहले समझा,
आपने जाना कि फ़ेल का माना काम होता है, क्रिया होता है, और यहाँ है फ़ेल माज़ी, यानी वो काम, ऐसा काम जो पहले गुज़र चुका हो, उसको फ़ेल माज़ी कहते हैं। जैसे यूँ बोलेंगे कि वो जा चुका है, वो पहले पहले जा चुका है, उसको फ़ेल माज़ी कहेंगे। और दूसरा है फ़ेल हाल, जो कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, चल रहा है, ये तमाम फ़ेल, तमाम काम आपका फ़ेल हाल कहलाएगा। इसी तरह तीसरा है फ़ेल मुस्तक़बिल, ये वो काम है जो आने वाले टाइम में, मुस्तक़बिल में किया जाएगा। जैसे इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि फ़ेल माज़ी, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ये लफ्ज़ जो है, ये जुमला जो है फ़ेल माज़ी हो जाएगा। और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये फ़ेल हाल है। और मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, बाद में ये फ़ेल मुस्तक़बिल आपका हो जाएगा। यहाँ तक आपने समझ लिया। और आगे देखते हैं फ़ेल माज़ी जो अभी हमने पढ़ा। फ़ेल माज़ी यानी वो काम जो गुज़रे हुए ज़माना में हो चुका हो, गुज़रे हुए वक्त में जो काम हो चुका हो, वो फ़ेल माज़ी कहलाता है। इसी फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में हैं, तो फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं आप यहाँ देखें। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी और माज़ी शकिया, माज़ी तमन्नाई। एक एक को हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि माज़ी मुतलक किसे कहते हैं। सबसे पहले आप इन तमाम को इस तरह से भी समझ सकते हैं, इनकी अलामत से। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो 6 किस्में यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी शकिया और माज़ी तमन्नाई। तो इसकी अलामत यह है कि माज़ी मुतलक के अखीर में या होगा। माज़ी मुतलक के अखीर में या लगा होगा, जैसे यहाँ पे या लिखा हुआ है, ये अलिफ ज़बर या। तो इससे आप समझ जाएंगे कि यह माज़ी मुतलक की अलामत है। और माज़ी करीब, इसकी अलामत यह है कि अखीर में है होगा या इस तरह से है लिखा होगा, ये माज़ी करीब की अलामत है। आगे है माज़ी बईद, इसकी अलामत है कि अखीर में था लगा होगा या थे लगा होगा या थी होगा, तो ये माज़ी बईद की अलामत है कि अखीर में था या थी या थे लगा हो, तो ये माज़ी बईद की अलामत है। अगला है आपका माज़ी इस्तिमरारी। माज़ी इस्तिमरारी, इसी का दूसरा नाम माज़ी नातमाम भी है और माज़ी दवामी भी इसे कहते हैं। तो इसकी अलामत है कि सेंटेंस के, जुमले के अखीर में ता था लगा हो या ती थी लगी हो या ते थे लगे हो। जिस जुमला के अखीर में ता था, ते थे या ती थी लगा हो, इसे माज़ी इस्तिमरारी कहते हैं। और माज़ी शकिया की अलामत यह है कि अखीर में गा लगा होगा या गी लगी होगी या गे लगे होंगे, तो ये माज़ी शकिया की अलामत है। और माज़ी तमन्नाई की अलामत है कि अखीर में ता लगा होगा या ते लगे होंगे, तो ये माज़ी तमन्नाई की मिसाल है। इसको आप इस तरह से भी समझेंगे जो आपके लिए समझना आसानी रहेगा। जैसे मैं एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखता हूँ, दौड़ना। मैंने क्या बोला? दौड़ना। ये आप समझते हैं कि ये क्या है? तो आपको पता होगा कि ये मस्दर है। अखीर में जिस लफ्ज़ के अखीर में नून अलिफ ज़बर ना होता है, वो आपका मस्दर होता है। इससे बहुत सारे अफ़आल निकलते हैं। तो दौड़ना ये आपका मस्दर हो गया। और इसी मस्दर को माज़ी मुतलक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका कायदा ये है
कि ये नून अलिफ ज़बर ना जो है इसको आप हटा देंगे। मस्दर में से नून अलिफ ज़बर ना अगर आप हटा देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? दौड़। क्या बन जाएगा? दौड़। और किसी भी मस्दर से ना को हज़फ करके, ना को ख़त्म करके आप ये अलिफ ज़बर या लगा देते हैं या सिर्फ अलिफ लगा देते हैं तो आपका ये माजी मुतलक बन जाता है। जैसे एक मस्दर है दौड़ना। क्या है? दौड़ना। तो आप इस दौड़ना के ना को हटा देंगे। दौड़ना के ना को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये दौड़। और इसमें आप अलिफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़ा। ये आपका माजी मुतलक बन जाएगा। इसी तरह पहले है खेल, खेलना। ये मस्दर है आपका। खेलना ये आपका मस्दर है। इसी में से नून अलिफ ज़बर ना जो है इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? खेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खेल। और इसी में हम अलिफ को लगा देते हैं तो खेला। ये आपका माजी मुतलक बन जाता है। मतलब ये है कि किसी भी मस्दर से नून अलिफ ज़बर ना को हटाकर ये अलिफ ज़बर या उसमें जोड़ देते हैं, ना को हटाकर, या फिर अलिफ जोड़ देते हैं तो वही आपका माजी मुतलक बन जाता है। मिसाल ये है साजिद आया, साजिद खाया या साजिद सोया। सिर्फ जिसमें या होगा, ये अलिफ ज़बर या ना को हटाकर अलिफ लगा देंगे। जैसे पढ़ा या खेलना से खेला, दौड़ना से दौड़ा। ये तमाम चीज़ आपका माजी मुतलक कहलाएगा। इसी तरह माजी करीब भी आपके लिए समझना आसान होगा। करीब से आपको पता चल रहा है कि ये करीब की बात की जा रही है जिसको ख़त्म हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरा है, कुछ देर पहले की बात है। इसी तरह ये माजी करीब की मिसाल है साजिद आया है। अभी आपने देखा माजी मुतलक के लिए आखिर में या होगा तो ये माजी मुतलक है, और माजी करीब की अलामत ये है कि आखिर में है होगा तो ये माजी करीब है। जैसे ये आया आपका ये माजी मुतलक हो गया, आखिर में है लगा देंगे तो ये आया है, ये आपका माजी करीब बन जाएगा। आया है क्या बन जाएगा? माजी करीब। और इसी तरह माजी बईद भी समझना आपके लिए आसान है कि आखिर में आप है को हटा देंगे। आखिर में आप है को हटा देंगे। जैसे मान लीजिए आया है तो ये है को आप हटा देंगे। है को हटाने के बाद आप यहाँ या के साथ में था लगा देंगे तो ये आपका माजी बईद बन जाएगा। यानी आया था, पहले आया था, कुछ देर पहले आया था, कि आया था यानी पहले आया था। तो आखिर में था या थे या थी लगा देने से आपका ये माजी बईद बन जाता है। इसी तरह माजी इस्तेमरारी, माजी इस्तेमरारी में आखिर में ता था या ते थे या ती थी लगा देने से माजी इस्तेमरारी बन जाता है। मतलब ये है कि मस्दर जो आपका है दौड़ना, ये जो आपका मस्दर है दौड़ना, ये मस्दर है। तो हाँ, अलामत मस्दर जो ना है, अलामत मस्दर जो ना है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अलामत मस्दर को ख़त्म करने के बाद अलिफ लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? माजी मुतलक। और इसी में हम लगा देते हैं, नहीं, इसको अलिफ नहीं लगाना है, दौड़ और इसमें ता और फिर था, यानी ता था आखिर में लगा देने से ये आपका माजी इस्तेमरारी बन जाता है। जो मिसाल में है साजिद आता था, तो ता था, ती थी, ते थे,
जिस जुमले के आखिर में होगा वो आपका माजी इस्तिमरारी कहलाएगा। अगला है माजी शकिया। माजी शकिया की अलामत यह है कि आखिर में होगा। शकिया से भी आपको पता चल रहा है कि किसी चीज़ के लिए शक की बात की जा रही है कि काश वो आया होता, काश वो आया होगा, या काश मैं जा चुका होता। तो ये जिस लफ्ज़ में शक पाया जा रहा हो उसी को माजी शकिया कहते हैं। और एक है माजी तमन्नाई। शकिया माजी शकिया की अलामत है कि आखिर में होगा, गा होगा या गी होगा या गे होगा। मतलब यह है कि इसमें शक पाया जा रहा है कि पता नहीं वो आया है कि नहीं आया है। आखिर में गा लगा होगा, आया होगा, पता नहीं है कि आया है कि नहीं आया है, या आई होंगी, पता नहीं आई है कि नहीं आई है। तो जिस जुमले में शक पाया जाए उसी को माजी शकिया कहते हैं। और अगला है माजी तमन्नाई। तो माजी तमन्नाई किसको कहते हैं? जिस जुमले में तमन्ना पाई जाए, किसी चीज़ के लिए तमन्ना पाई जाए, काश तुम आते, काश तुम पटना चले गए होते, या काश मैं आया होता। तो एक तमन्ना की जा रही है, तो इसी को माजी तमन्नाई कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया कि माजी मुतलक वो होता है जिसके आखिर में या लगा होता है। माजी करीब की अलामत ये है कि आखिर में है या हैं लगा होता है। माजी बईद की अलामत है कि आखिर में ता, आखिर में था या थे या थी लगा होता है। माजी इस्तिमरारी की मिसाल है कि आखिर में ता था, ती थी, ते थे लगे होते हैं, तो ये माजी इस्तिमरारी है। और माजी शकिया आखिर में गा लगा होगा तो ये माजी शकिया है। और माजी तमन्नाई के आखिर में आता, आती, आते लगे होंगे तो ये माजी शकिया है। यहाँ आप देखें, एक है फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। ये तीन चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझना है। फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। फ़ाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। और मफ़ऊल जिस पर काम का असर होता है उसको मफ़ऊल कहते हैं। और फ़ेल जो काम हो रहा है उस काम को फ़ेल कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ़ाइल हो गया, और मैं काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ाना ये फ़ेल हो गया। और आप जो पढ़ रहे हैं तो आप मफ़ऊल हो गए। यहाँ मैंने एक मिसाल लिखा है कि साजिद ने अकरम को मारा। इस जुमला में फ़ाइल कौन है, फ़ेल कौन है, मफ़ऊल कौन है? आप समझें, साजिद ने अकरम को मारा। किसने मारा? साजिद ने। तो साजिद ने काम किया मारने का, तो साजिद आपका फ़ाइल हो जाएगा, इसलिए कि साजिद ने मारने का काम किया। किसको मारा? अकरम को। तो अकरम क्या हो जाएगा? मफ़ऊल। और कौन सा काम साजिद ने किया? तो मारने का काम किया, तो मारा आपका ये फ़ेल हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारी मिसालें ली जा सकती हैं। जैसे साजिद ने आम खाया, तो साजिद आपका फ़ाइल हो जाएगा, आम मफ़ऊल हो जाएगा, और खाना ये फ़ेल आपका हो जाएगा। आगे चलिए, आगे है फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं? इसकी मिसाल है दौड़ा, ये फ़ेल लाजिम है। खाया, सोया, गिरा, यानी दौड़ा। दौड़ा जो हम कहेंगे तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि दौड़ा। कौन दौड़ा, किसने दौड़ा? तो फ़ेल लाजिम असल में किसी नाम का ये मोहताज होता है, फ़ाइल का मोहताज होता है। ये साजिद का मोहताज होता है। और जैसे हम यहाँ बोलेंगे साजिद दौड़ा,
मतलब यह है कि फ़ेल लाजिम ऐसा फ़ेल है जो फ़ाइल का मोहताज होता है। जब फ़ाइल इसमें शामिल हो जाता है, फ़ाइल मिल जाता है, तो फिर ये इसकी बातें समझ में आने लगती है। जैसे सिर्फ बोलेंगे दौड़ा, तो दौड़ा में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन दौड़ा। यहीं पे अगर हम बोल देंगे फ़ाइल को लेकर कि साजिद दौड़ा, तो ये समझ में ये बात आ रही है। इसी तरह खाया, कौन खाया, क्या खाया, इससे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जो फ़ाइल को चाहता है, फ़ाइल को लेता है, फिर उसके बाद वो जुमला दुरुस्त हो जाता है। जैसे साजिद खाया या सोया, साजिद सोया, साजिद गिरा, किसी फ़ाइल को ये चाहता है, फिर उसके बाद ये जुमला मुकम्मल होता है। ऐसे को फ़ेल लाजिम कहा जाता है। अगला टॉपिक है फ़ेल नहीं। अब फ़ेल नहीं किसको कहते हैं? नहीं देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है। फ़ेल नहीं का मतलब है कि ऐसा काम जिसके न करने का हुक्म दिया जाए। फ़ेल नहीं ऐसा काम जिसको न करने का ऑर्डर दिया जाए, उसी को फ़ेल नहीं कहते हैं। जैसे मिसाल है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत पढ़ो, तुम मत जाओ, यहाँ बैठो, वहाँ जाओ। इस तरह के फ़ेल को फ़ेल नहीं कहते हैं। फ़ेल नहीं उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें हुक्म ये दिया जा रहा है कि काम मत करो। अगला है फ़ेल मारूफ। फ़ेल मारूफ, अहमद ने ख़त लिखा, साजिद ने कलम चुरा लिया, यह आपका फ़ेल मारूफ बन जाता है। अगला है फ़ेल मजहूल, कलम चोरी हो गया, ख़त लिखा गया। इस तरह के लफ्ज़ को फ़ेल मजहूल कहते हैं। आगे है फ़ेल अमर। फ़ेल अमर, सो जाओ, बैठ जाओ, खाना खा लो। मतलब यह है कि फ़ेल अमर उस फ़ेल को कहा जाता है जिसके लिए हुक्म दिया जा रहा है कि ये काम कर लो। और इसी तरह फ़ेल नहीं, जिसमें वो फ़ेल जिसमें काम को न करने का हुक्म दिया जाए, वो फ़ेल नहीं हो जाता है। और जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाए कि काम करो, ऐसे फ़ेल को फ़ेल अम्र कहते हैं। अगला है फ़ेल मुफ़रद। फ़ेल मुफ़रद, सोना, बैठना, खाना, देखना, यह आपका फ़ेल मुफ़रद हो गया। मतलब सिर्फ जिससे एक काम समझा जा रहा है। सोना, बैठना, ये आपका फ़ेल मुफ़रद होता है। और आगे है फ़ेल मुरक्कब, यानी इसमें दो चीज़ मिली रहती है। जिस तरह ये लेना पहले, लेना बाद में है, इससे पहले है पकड़, यानी पकड़ लेना, ये आपका फ़ेल मुरक्कब बन जाता है। आगे चलिए, सेगा है। यहाँ सेगा है मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। तीन तरह का सेगा होता है। सेगा को ही ज़मीर भी कहा जाता है। ज़मीर आपने समझा था पहले कि जो नाम के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे वह, यह, तुम, मैं, इस तरह के लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं, उसी को सेगा भी कहते हैं। तो सेगा तीन तरह का होता है, मुतकल्लिम और हाजिर और गायब। अब समझते हैं मुतकल्लिम, हाजिर और गायब को समझते हैं। मुतकल्लिम के भी दो किस्म हैं, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो वाहिद मुतकल्लिम, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा मैं, तो वो मैं लफ्ज़ जो है ये वाहिद मुतकल्लिम कहलाता है। इसलिए कि मैं अकेला हूँ। जहाँ पे मैं अकेला हूँ और अकेले आपको कुछ बोल रहा हूँ कि मैं, तो ये मैं वाहिद मुतकल्लिम होता है। और मेरे साथ अगर कई लोग होंगे तो हम ये कहेंगे कि हम लोग या हम लोगों का मशवरा ये है, तो हम लोग वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम लोग कई लोग रहेंगे, तो ये हमारा जमा मुतकल्लिम हो जाएगा कि बहुत सारे लोग हम लोग हैं। इसी तरह हाजिर, वाहिद हाजिर। वाहिद हाजिर यानी आप पढ़ रहे हैं। आप अगर अकेले हैं
तो मैं कोई काम आपसे कहूँगा कि आप ऐसा कर लो या तुम ऐसा करो, तो आप और तुम जो है ये वाहिद हाजिर होगा, इसलिए कि आप सामने मौजूद हैं। अगर आप अकेले नहीं कई लोग हैं तो फिर वहाँ पर जो हम सेगा इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम लोग या आप नहीं आप लोग इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह अगला है मुतकल गायब। अगला है सेगा गायब। वो ऐसे शख्स के बारे में बात की जाती है जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो गायब है। यानी वो लड़का बहुत अच्छा था, वो नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वह जो मैं लगा रहा हूँ ये आपका वाहिद गायब हो जाएगा। सिर्फ एक लड़का का मैं जिक्र करूँगा कि वह लड़का बहुत अच्छा था, तो ये वाहिद गायब हो जाएगा। और अगर बहुत सारे लड़के होंगे तो वो लड़के बहुत अच्छे थे, अगर कहूँगा तो वो लोग बहुत अच्छे थे, तो ये आपका जमा गायब हो जाएगा। मतलब ये है कि सेगा की 3 किस्म है, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। और मुतकल्लिम जो अकेला मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसकी जगह सेगा जो मैं इस्तेमाल करूँगा मैं और कई लोग मेरे साथ अगर होंगे तो वहाँ पे जो सेगा इस्तेमाल होगा वो हम लोग इस्तेमाल होगा। और आप जो पढ़ रहे हैं अकेले तो आपको वाहिद हाजिर यानी तुम जो सेगा इस्तेमाल होगा वो तुम का सेगा इस्तेमाल होगा। बहुत सारे लोग एक जगह पे होंगे तो वहाँ पे जो मैं सेगा इस्तेमाल करूँगा वो तुम लोग इस्तेमाल करूँगा। और जो गायब हैं मौजूद नहीं है, अगर एक के बारे में बात करूँगा तो वह इस्तेमाल होगा सेगा, और कई लोग जब साथ में होंगे तो वहाँ पे वह लोग सेगा इस्तेमाल किया जाएगा। आगे है सवालिया जुमला। इसे भी ध्यान में रखना है। सवालिया जुमला किस जुमले को कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें सवाल पैदा हो रहा हो, सवाल लग रहा हो कि इसमें सवाल किया जा रहा है, ऐसे जुमला को सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे ये तुम कहाँ जा रहे हो, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि तुम कहाँ जा रहे हो या आप कैसे हैं, ये सवाल किया जा रहा है, तो ऐसे जुमला को सवालिया जुमला कहते हैं। अगला है खबरिया जुमला। क्या है खबरिया जुमला? तो ये ऐसा जुमला है जिससे किसी काम के लिए खबर दी जा रही हो या किसी के बारे में कुछ खबर दी जा रही हो, ऐसे जुमला को खबरिया जुमला कहते हैं। जैसे कहेंगे कि साजिद क्रिकेट खेल रहा है, साजिद क्रिकेट खेल रहा है, मैं ये खबर दे रहा हूँ आपको कि साजिद क्रिकेट खेल रहा है, तो ऐसे जुमला को खबरिया जुमला कहते हैं। इसी तरह सलमान सो रहा है, मैं खबर दे रहा हूँ, तो ऐसे जुमला को खबरिया जुमला कहते हैं। अगला है साबका और लाहका। इसे भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। साबका उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी इस्म से पहले, किसी लफ्ज़ से पहले जुड़ करके उसके माना को बदल दे, इसको साबका कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है खुश अखलाक। अखलाक तो आप समझते हैं, अखलाक ये एक लफ्ज़ है, एक इस्म है, और इससे पहले जो खुश लग गया तो यही खुश आपका साबका कहलाएगा। इसी तरह नालायक में साबका क्या है? तो ये शुरू में जो ना लगा हुआ है यही आपका साबका होगा। लायक, किसी काम के लिए कोई लायक होगा तो उसे कहेंगे ये आदमी लायक है। तो लायक तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसी में ना अगर लगा देते हैं तो ये माना को बदल देता है, यानी ना लायक, लायक नहीं है, तो यही ना आपका साबका हो जाएगा। इसी तरह अगला है बदनसीब। नसीब तो आप समझते हैं, मुकद्दर नसीब, और उसी में बद पहले लगा दिए तो बुरा नसीब, तो बद लगाने से उसका माना बदल जाता है, इसे ही साबका कहते हैं। यानी साबका उसको कहते हैं जो किसी लफ्ज़ में पहले जुड़कर उसके माना को बदल दे, उसे साबका कहा जाता है। इसी तरह लाहका है। लाहका वो लफ्ज़ है जो किसी भी लफ्ज़ के बाद में जुड़कर उसके माना को बदल दे, वो लाहका होता है। शुरू में
जुड़कर माना को बदल दे वो साबका, और बाद में जुड़कर माना को बदल दे उसे लाहका कहते हैं। जैसे दुकान एक इस्म है, एक लफ्ज़ है दुकान, और इसी में आगे जोड़ दिया गया है दार, तो ये दार जो है आपका लाहका हो गया, दुकानदार। आगे है दौलत, ये आपका एक लफ्ज़ है, और आगे जोड़ दिया इसमें मंद, तो ये मंद आपका लाहका हो जाएगा। इसी तरह जादूगर, जादूगर, तो जादू एक लफ्ज़ है, उसके आगे गर जो जुड़ गया है, यही गर आपका लाहका हो जाएगा। इसी तरह ताकतवर, तो ताकत में वर आगे जो जोड़ दिया गया है, यही वर आपका लाहका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, वाहिद से जमा, ये भी कुछ आपसे पूछा जाता है कि कुछ लफ्ज़ वाहिद के दे देते हैं और कहा जाता है कि इसका जमा बनाइए, तो आपको जमा बनाने भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ लफ्ज़ लिखा हुआ है जिसे मैंने लिख दिया है। एक लफ्ज़ है शायर, शायर एक वाहिद लफ्ज़ है, एक शायर को शायर कहते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो उसको फिर शायर नहीं बल्कि शुअरा कहेंगे। यानी शायर वाहिद लफ्ज़ है और शुअरा ये जमा लफ्ज़ है। तो शायर वाहिद का जमा है, शायर की जमा है शुअरा। इसी तरह लफ्ज़ की जमा अल्फाज, इसी तरह मस्जिद की जमा मसाजिद, इसी तरह ख्याल की जमा ख्यालात, और आगे है कि जज्बा, जज्बा की जमा जो है जज्बात होता है। उस्ताद का जमा असातज़ा, हद का जमा हुदूद। इसी तरह आगे आप देखें कि अगला टॉपिक है मुतरादिफ का। क्या है मुतरादिफ? मुतरादिफ ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं कि जो माना एक ही देता हो, लफ्ज़ अलग हो लेकिन दोनों का माना एक ही हो, एक ही जैसा माना देने वाले लफ्ज़ को मुतरादिफ या मुतरादिफात कहते हैं। जैसे इमाम, उसी का मुतरादिफ लफ्ज़ है पेशवा। आगे है हादी, उसी का मुतरादिफ लफ्ज़ है रहनुमा। परचम का मुतरादिफ लफ्ज़ है झंडा, अलम। आगे है शुरू, शुरू का मुतरादिफ है इब्तिदा, आगाज़। यानी ये तीनों का माना एक ही है, लफ्ज़ अलग अलग है लेकिन माना एक ही है। ऐसे लफ्ज़ को मुतरादिफ लफ्ज़ कहते हैं। आगे है गुरूर, घमंड, तकब्बुर। तो गुरूर का मुतरादिफ घमंड भी होगा, तकब्बुर भी होगा, तीनों का माना एक ही है। इसी तरह मुसीबत का मुतरादिफ रंज और गम भी होता है। आगे है जिद, जिद को इस जिद की जमा इज़दाद है। जिद हो या इज़दाद हो, आप एक ही चीज़ है दोनों। आप इसी से समझ जाएं कि जिद का माना होता है उल्टा, यानी विलोम शब्द। उसी को उर्दू में जिद और इज़दाद भी कहते हैं। तो आज़ादी की जिद है गुलामी, दोस्ती की जिद है दुश्मनी, बड़ा का उल्टा छोटा, यानी जिद उल्टा को ही कहते हैं। तो बड़ा का जिद छोटा। और आगे है मोहब्बत, मोहब्बत की जिद है नफ़रत, अमानत की जिद है ख़यानत, तकरीर की जिद है तहरीर। आप उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आगे है मुज़क्कर, जिन्स, मुज़क्कर और मुअन्नस। यानी मुज़क्कर मर्द को कहते हैं और मुअन्नस औरत को कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसको मुज़क्कर तरीके से बोला जाए। अब मुज़क्कर में कौन कौन सा लफ्ज़ है वो आप यहाँ देखें। कलम, ये आपका मुज़क्कर लफ्ज़ है। ये कलम मेरा है, यह कलम किसका है, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये कलम आपका मुज़क्कर है। घर मुज़क्कर है। दही, बचपन, वक्त, बुखार, पानी, गम, तालाब, पागल, हज, कपड़ा, बाज़ार, गुस्लखाना, ये तमाम अल्फाज जो हैं आपके ये मुज़क्कर अल्फाज हैं। इसी तरह मुअन्नस में देख लें, ये आप नमाज, ये मुअन्नस लफ्ज़ है कि नमाज हो गई,
नमाज हो चुकी या नमाज हो रही है, ये आपका मुअन्नस लफ्ज़ है। टोपी ये मुअन्नस लफ्ज़ है। किताब भी मुअन्नस है। तस्वीर मुअन्नस है। दुनिया, हवा, मुस्कुराहट, बोतल, धूप, चाँद, मस्जिद, अजान, गाड़ी, ये तमाम अल्फाज जो हैं आपके ये मुअन्नस कहलाते हैं। मैंने कुछ लफ्ज़ को यहाँ पे लिख दिया है ताकि इसमें से कम दो चार भी आपको याद हो जाएगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे उर्दू ग्रामर से ये टॉपिक भी पूछा जाता है, जुमला दुरुस्त कीजिए। अब ये सही जुमला जो है मैं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन में रहेगा जुमला दुरुस्त कीजिए, ये सवाल रहेगा, ऑप्शन में रहेगा हम पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहे हों। इस तरह से जुमला बना करके देगा, तो आपको इसमें पहचानना है कि सही जुमला कौन सा है। तो आम बोल चाल में जो हम लोग बोलते हैं, तो आपको यकीनन ये समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इसका जुमला दुरुस्त मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ या हम पढ़ रहे हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह का जुमला सही हो जाएगा। आगे है एक हर्फ। सबसे पहले आपने पढ़ा था हर्फ अलिफ बे ते से को कहते हैं, तो उसे तो हर्फ कहते ही हैं, लेकिन एक इस्म फेल और हर्फ जो आपने पढ़ा था, इस्म फेल और हर्फ जो कलमा की किस्में जो आपने पढ़ा था, उसी में पर से तक, यानी हर्फ ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो अपना माना खुद न बताता हो, यानी वो माना बताने के लिए इस्म का मोहताज होता है। यानी में अगर बोलते रहें तो इसका कुछ माना समझ में नहीं आता है। इसी में बोल दें बाजार में, तो माना समझ में आ रहा है। स्कूल में, घर में, तो माना समझ में आ रहा है। इसी तरह पर का कोई माना नहीं है, लेकिन बोलेंगे छत पर, गाड़ी पर, तो इससे माना समझ में आ रहा है। आगे चलिए, ये चीज़ भी आपके इस कवायद में शामिल है और पूछा जाता है हम्द किसे कहते हैं। तो हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, ऐसे नज़्म को हम्द कहते हैं। अगला है नात किसे कहते हैं। तो नात उस नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, ऐसे नज़्म को नात कहते हैं। अगला है मनक़बत। मनक़बत किसे कहते हैं। वो नज़्म जिसमें बुज़ुर्गान दीन या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तारीफ बयान की जाए, ऐसे नज़्म को मनक़बत कहते हैं। अब आगे है, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मिसरा, शेर, रदीफ, काफ़िया, मतला, हुस्ने मतला, मक़ता, मुसलस, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन, इन तमाम चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक जगह पे आसानी से दिख जाए। आप यहाँ से देखें, मिसरा किसे कहते हैं। यहाँ आपके सामने एक शेर दिख रहा होगा कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इसी नज़्म से, इसी गज़ल से आप ये तमाम चीज़ को समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। देखें, मिसरा सबसे पहला है, मिसरा किसे कहते हैं। तो इस तरह का गज़ल जो लिखा हुआ रहता है, तो इस गज़ल के सबसे पहले लाइन को, एक लाइन को मिसरा कहते हैं। ये लाइन कोई सी भी आप ले सकते हैं, सिर्फ एक लाइन को एक मिसरा, एक लाइन एक मिसरा, एक लाइन एक मिसरा। यानी इस लाइन में आपको कितने मिसरे नज़र आ रहे हैं, 3। इस लाइन में भी आपको 3 मिसरा नज़र आ रहा है। मतलब यह है कि मिसरा सिर्फ गज़ल के एक लाइन को मिसरा कहते हैं। और अगला है शेर।
मिसरा तो आपने समझ गया, एक लाइन को मिसरा कहते हैं। और शेर किसे कहते हैं? तो ये भी एकदम आसान है कि एक लाइन को मिसरा कहते हैं और दो लाइन को दो मिसरा को एक शेर कहते हैं। यानी ये दोनों लाइन को मिला करके ये एक शेर बन जाता है। एक लाइन मिसरा और दोनों लाइन को अगर मिला देते हैं तो ये आपका शेर बन जाता है। ये पहला मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है और दोनों मिल करके ये एक शेर बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मिसरा एक लाइन को कहते हैं, शेर दो लाइन को कहते हैं। आगे है रदीफ। रदीफ किसे कहते हैं? ये नज्म आपके सामने है गजल का। यहां आप देख रहे हैं कि यहां लिखा हुआ है आखिर में क्या क्या, है ना? यहां भी आखिर में लिखा हुआ है क्या क्या। पहले मिसरा में क्या क्या लिखा हुआ है, दूसरे में भी क्या क्या लिखा है, लेकिन तीसरे में नहीं है। इसलिए कि ये मिसरा अव्वल है, ये दूसरा मिसरा ये है। हर शेर का आखिर वर्ड जो होता है एक जैसा जो होता है, उसी एक जैसा को रदीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। जैसे पहले मिसरा में है क्या क्या, दूसरे में भी है क्या क्या, इसके बाद चौथे में भी क्या क्या, पांचवें में भी क्या क्या। तो ये क्या क्या जो आखिर में लिखा हुआ है, इसी को रदीफ कहा जाता है। यानी शेर के आखिर में जो वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है, उसी वर्ड को, उसी लफ्ज को रदीफ कहते हैं। यहां तक तो आपने समझ लिया। अब काफिया किसको कहते हैं ये भी आप समझ लें। काफिया, इसी से आप थोड़ा सा पीछे चले आए। जैसे यहां पे अभी आपने देखा क्या क्या, ये आपका क्या है? रदीफ है। क्या क्या से पहले कौन सा एक लफ्ज है? हैं। क्या लफ्ज है? हैं। तो रदीफ से पहले जो एक लफ्ज बार बार आता है या उसी तरह का आता है, उसी लफ्ज को काफिया कहते हैं। जैसे यहाँ है क्या क्या, उससे पहले हैं। यहाँ भी है क्या क्या, उससे पहले हैं। यहाँ भी है क्या क्या, उससे पहले हैं। तो ये है जो बार बार आ रहा है, ये आपका काफिया कहलाएगा। और आगे है मतला। मतला किसे कहते हैं? गजल के शुरू शेर को, गजल के सबसे पहले शेर को अभी आपने समझा था, एक लाइन को मिसरा कहते हैं और दो लाइन को शेर कहते हैं। तो इसी पहले वाले दो लाइन को जो शेर कहते हैं, उसी शेर को मतला कहा जाता है। और आगे है हुस्ने मतला। हुस्ने मतला किसे कहते हैं? जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ ये एक शेर ये हो गया और एक शेर के बाद जो दूसरा शेर शुरू होता है, वो दूसरे शेर में भी आखिर में यहाँ पर क्या क्या अगर आता और चौथे शेर में भी क्या क्या है, तीसरे में भी अगर क्या क्या आता, तो इसी दो शेर में जो एक जैसा क्या क्या आखिर में आता है, उसी को हुस्ने मतला कहा जाता है। अगला है मक्ता। मक्ता किसे कहते हैं? तो मतला को आपने समझा कि गज़ल के शुरू वाले शेर को मतला कहते हैं, इसी तरह गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे है मुसलस। मुसलस किसे कहते हैं? आपने समझा, एक लाइन को मिसरा, दो लाइन को शेर और तीन लाइन को मुसलस कहते हैं। यानी ऐसा शेर जो तीन तीन लाइन वाला शेर हो, ऐसे शेर को मुसलस कहते हैं। अगला है रुबाई। रुबाई किसको कहते हैं? रुबाई चार शेर वाला, चार मिसरे वाला, जो चार लाइन वाला जो शेर होता है, उसको रुबाई कहते हैं। यानी ये चार मिसरा जो है और चारों एक ही रदीफ काफिये का हो और इसी अंदाज में वो बंद लिखा जाता है, इसी को
रुबाई कहते हैं, यानी चार लाइन वाले शेर को रुबाई कहा जाता है। इसी तरह मुखम्मस है, तो 5 लाइन वाले बंद को मुखम्मस कहते हैं। मुसद्दस 6 लाइन वाले शेर को और मुसम्मन 8 लाइन वाले शेर को कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मिसरा 1 लाइन को, शेर 2 लाइन को, रदीफ जो आखिर में एक जैसा लफ्ज़ आता हो, क्या 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 क्या, और काफिया रदीफ से पहले जो लफ्ज़ है वो एक जैसा आता हो, उसे काफिया कहते हैं। मतला शुरू वाले शेर को, हुस्ने मतला जो 4 मिसरा एक ही अंदाज में लिखा गया हो, मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को, मुसलस 3 मिसरे वाले शेर को, और रुबाई 4 मिसरे वाले शेर को, मुखम्मस 5 वाले को, मुसद्दस 6 को और मुसम्मन 8 वाले मिसरा को कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने मुकम्मल इस वीडियो को देखा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो दोबारा इस वीडियो को देख लें, तीसरी बार देख लें, तो मैं समझता हूं कि आप आसानी से समझ जाएंगे। नहीं तो मेरा एक मशवरा है आपसे कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि उर्दू ग्रामर से जितने टॉपिक आपको पूछे जाएंगे वो तमाम के तमाम आपके लिए बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और लाइक शेयर भी कर दें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।